चलो, क्या टॉपिक तुमने पिछला पढ़ा? गर्म नहीं लग रहा तुम्हें? ये वाला पंखा बंद करोगे, बीच वाला क्या नाम है आपका, ये बंद कर दो, बीच वाला फैन, बीच वाला पंखा, बीच वाला बंद कर दो थोड़ा देर। हवा एसी चल रहा है? नहीं चल रहा? एसी चल रहा है? नहीं, तुम्हारी साइड भी तभी आएगी ना। इसको बंद रखा करो, सुबह जब आप आते हो ना, ये वाला फैन मत खोला करो। जैसे तुमने पंखा खोल दिया ये, तो पंखा घूमेगा तो वहाँ लो प्रेशर बनेगा, तो सारी हवा इस पंखे पे जाएगी। पंखा घूमने का मतलब वो लो प्रेशर बना देगा, तो वो हवा ना तुम पे भी नहीं आएगी, इन पे भी नहीं आएगी, वही खींचता रहेगा। ठीक है, चलो अब तुम मुझे लास्ट बताओ टॉपिक, आप कहाँ पे पहुँचे हुए थे? इसको भी मैं थोड़ा देर बंद कर देना, थोड़ा देर, तब तक ठंड हो जाएगा जरा। चलो अब आप मुझे ये बताओ कि लास्ट आपका पिछला टॉपिक जो है वो कहाँ पे पहुँचाया तुमने? हाँ, ट्रेल आप कमिश्नर कर रहे थे। चलो अब एक बार देखो, जितनी बातें तुमने अभी तक करी है उस पे आपके सामने पहली बात ये आई कि कुमाऊं का जो पहला कमिश्नर था उसका नाम था एडवर्ड गार्डनर, है ना? पहला कमिश्नर कुमाऊं में एडवर्ड गार्डनर को बनाया गया था। और ये जो गार्डनर था ये 1815 से लेके 16 तक कुमाऊं का कमिश्नर बना रहा। इसने तो कर दी भाई, ये मेरे पर बंद, थोड़ा देर, इतनी बड़ी महाभारत इसीलिए तो है, थोड़ा देर हवा आगे तक आ जाएगी ना। जैसे आप सुबह आते हैं, सुबह ही फैन मत खोला करो, सुबह आप फैन को बंद रहने दो। एक बार कमरा ठंडा हो गया तो फिर तब दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो एक बार, एडवर्ड गार्डनर पहला कमिश्नर बना 1815 से 16। ये जब कुमाऊं का कमिश्नर बना तो कमिश्नर बनने के बाद इसने कुछ काम किए, जैसे दास प्रथा को बंद करवा दिया। इसके अलावा इसने डाक सेवा को शुरू किया, अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच वगैरह वगैरह। 1816 में एडवर्ड गार्डनर रिटायर हुआ और गार्डनर के रिटायर होने के बाद कुमाऊं का कमिश्नर जॉर्ज विलियम ट्रेल इसको बनाया गया। अब जो जॉर्ज विलियम ट्रेल था ये 1816 से लेकर 1835 तक कुमाऊं का कमिश्नर रहा। और इस पूरे टाइम पीरियड में कमिश्नर ट्रेल के खूब सारे काम है, मतलब आप देखोगे ना तो ट्रेल के काम सबसे महत्वपूर्ण होते हैं कुमाऊं के अंदर। पहले आपने कहा कि इसको न वकील, न दलील, न अपील का शासक कहते हैं। ट्रेल गर्दी, अपने शासनकाल में इसने काम क्या करवाए, मैं उनकी लिस्ट बना देता हूँ एक बार। सबसे पहले ट्रेल जब कमिश्नर बना तो कमिश्नर बनने के बाद ट्रेल के द्वारा पहला काम क्या करवाया गया, तो सर इसने 1816 में अल्मोड़ा में एक जेल स्थापित करी। तो सबसे पहला काम इसने 1816 ईस्वी के अंदर अल्मोड़ा जेल की स्थापना करवाई, याद है आपको? फिर इसने 1817 से लेके 18 तक क्या किया, गोरखाओं के शासनकाल में वो जमीनें जो गोरखाओं ने अपनी मर्जी से लोगों को दे रखी थी, उन भूमियों को कहते थे नानकर भूमि। नानकर भूमि वो भूमि थी जो गोरखाओं ने अपने शासनकाल में अपनी मर्जी से किसी को दे दी थी और उस जमीन पर गोरखा टैक्स नहीं लगाता था। तो 1817 से 18 तक इसने नानकर भूमि का अधिग्रहण किया। वो जमीन जो गोरखाओं के शासनकाल में गोरखाओं ने लोगों को फ्री में दे रखी थी, जिस पर टैक्स नहीं लगता था, उसको इसने एक्वायर्ड कर दिया। एक्वायर्ड करने का मतलब, थोड़ा देर बंद रहा, वही तो बता रहा मैं, एक बार उसको बोलना पड़ रहा है, एक बार इसको बोलना पड़ रहा है, कैसे है रे तुम? तो 1817 से लेकर 18 तक नानकर भूमि का अधिग्रहण, नानकर मतलब जिस पर टैक्स नहीं लगता है, वो सारी की सारी जमीन इसने एक्वायर्ड कर दी, अपने पास ले ली। इससे क्या हुआ, नानकर भूमि के अधिग्रहण से ट्रेल का जो राजस्व है या सरकार का जो राजस्व है ये बढ़ गया। जब राजस्व बढ़ा तो इसने 1819 में क्या किया, पटवारी का पद सृजित किया। पटवारी का पद सृजित मतलब क्या होता है, स्टार्ट करना। 1819 से पहले हमारे राज्य में पटवारी नहीं होता था। पटवारी का पोस्ट सबसे पहले कौन लेकर के आया, ट्रेल लेकर के आया। तो उसने पटवारियों की नियुक्ति करी 1819 ईस्वी के अंदर। 1819 में जब ट्रेल ने पटवारी का पद सृजित किया तो तब पटवारी का एक ही काम होता था, क्या, जमीन के संबंधित कार्यों को देखना। तो पटवारी उस समय सिर्फ भूमि बंदोबस्त के कार्य देखता था, लैंड सेटलमेंट के कामों को देखता था। 1819 में पटवारी का पद स्टार्ट होने के बाद 1822 ईस्वी के अंदर ट्रेल के द्वारा आबकारी विभाग स्थापित किया गया। इसने हमारे राज्य में आबकारी विभाग, शराब के लिए अलग से एक विभाग बना दिया। उन दिनों हमारे राज्य की फेमस परंपरा थी, उत्तराखंड के लोग क्या करते थे उस समय पर, शराब, कच्ची शराब खूब बनाते थे, खूब पीते थे।
उस पर अंकुश लगाने के लिए, उस पर कंट्रोल लगाने के लिए उसने एक डिपार्टमेंट बनाया, उसका नाम रखा आबकारी विभाग। और इस विभाग को क्या करना होता था, इसको शराब का क्रय विक्रय, शराब का प्रोडक्शन सब इसी के अंदर आता था। तो आबकारी विभाग बनाने से भी क्या होगा, अब शराब कोई व्यक्ति खुद से नहीं बना सकता है, खुद से नहीं सेल कर सकता है, अब सरकार ही अधिकृत रूप से शराब को बेचेगी। तो आबकारी विभाग बनाने से भी क्या होगा, राजस्व में वृद्धि होगी। तो यहां से भी उसको प्रॉफिट होने लगा। 1822 ईस्वी के बाद, क्योंकि कुमाऊं में 1815 में अंग्रेज आए थे, तो जब अंग्रेज कुमाऊं के अंदर एंटर किए थे 1815 में, तो कुमाऊं का शासन चलाना अंग्रेजों के लिए इसलिए भी चैलेंजिंग था कि इससे पहले भारत में कहीं पर भी अंग्रेजों ने पर्वतीय क्षेत्र का प्रशासन नहीं चलाया था। तो जब वो पहाड़ी क्षेत्र का प्रशासन चला रहे थे, तो वो जिस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं वो सही है या गलत, मतलब यहाँ पर अंग्रेज शासन चला पा रहे हैं या नहीं चला पा रहे हैं, इस चीज की जानकारी का पता लगाने के लिए कि इनका शासन अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसके लिए क्या हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था ना, उस बंगाल के गवर्नर जनरल की काउंसिल ने क्या किया, वहां से एक आदमी को भेजा हमारे राज्य में। क्यों, कि जाके ये पता लगाओ कि उत्तराखंड में वहां के कमिश्नर कैसे शासन चला रहे हैं। तो बंगाल के गवर्नर जनरल की काउंसिल से एक आदमी यहां पर आया, उसका नाम था प्रोफेसर ग्लिन। जब ट्रेल हमारे राज्य में शासन कर रहा था, तो ट्रेल के शासनकाल में दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। एक, बंगाल गवर्नर जनरल की काउंसिल की तरफ से प्रोफेसर ग्लिन को उत्तराखंड भेजा गया। क्यों, यहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उत्तराखंड का शासन है और यहाँ का जो प्रशासन है, इसकी जांच करने के लिए कि उत्तराखंड में काम अच्छा चल रहा है कि बेकार चल रहा है, कमिश्नर शासन कैसे चला रहे हैं, कमिश्नर अच्छे से शासन चला पा रहे हैं, क्या ये कुमाऊं का प्रशासन अच्छे से देख पा रहे नहीं देख पा रहे। इसके लिए प्रोफेसर ग्लिन को भेजा गया। आपके पास परीक्षा में प्रश्न बनता है कि कुमाऊं के शासन प्रशासन की जांच करने के लिए ट्रेल के समय, जब ट्रेल था उस समय बंगाल के द्वारा किस आदमी को भेजा गया, ग्लिन को। आगे कमिश्नर बदलेगा तो कोई और आदमी आएगा। तो आप मोटा मोटा बात समझे कि प्रोफेसर ग्लिन को यहां क्यों भेजा गया, बताओ क्यों, शासन प्रशासन की जांच करने के लिए कि ट्रेल अच्छे से काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। एक तो घटना ये हो गई 1822 में, इन्होंने प्रोफेसर ग्लिन को भेज दिया। दूसरी घटना इसी के समकालीन क्या हुई कि एक अंग्रेज जो यात्रा करते, क्या बोलते हैं उनको, यात्री, एक अंग्रेज यात्री जिसका नाम था बिशप हीबर, वो भी आ गया कुमाऊं। कब, तो 1824 में। दो घटनाएं एक साथ हो गई, एक की 1822 में प्रोफेसर ग्लिन आ गया यहां, और दूसरा की अंग्रेज यात्री आ गया। एक अंग्रेज यात्री का नाम क्या था, बिशप हीबर। ये दोनों लोग लगभग आसपास में ही ट्रेल के शासनकाल में हमारे राज्य के अंदर पहुंचे। अब जो प्रोफेसर ग्लिन है वो क्यों आया है, प्रोफेसर ग्लिन आया है ताकि वो यहां शासन की जांच कर सके कि उत्तराखंड में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम कर रहा है, इसका पता लगाने के लिए प्रोफेसर ग्लिन आ गया। और दूसरी तरफ अंग्रेज यात्री, वो तो यात्री है बिशप हीबर, ये दोनों के दोनों यहां पर आ गए। जब ये दो लोग यहां पर पहुंचे, तो मेरी बात को समझना कि ये दोनों लोग जैसे ही यहां पर पहुंचे, तो सबसे पहले आप प्रोफेसर ग्लिन को समझो। जब प्रोफेसर ग्लिन इस राज्य के अंदर आया, उसने यहां का शासन प्रशासन देखा, तो उसने ट्रेल की प्रशंसा करी। उसने कहा कि ट्रेल यहां का शासन बहुत अच्छे से चला रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रेल ने एक पर्वतीय क्षेत्र होने के बावजूद उत्तराखंड का शासन, कुमाऊं का शासन बहुत बेहतरीन तरीके से चलाया है। लेकिन प्रोफेसर ग्लिन ने अपनी जांच में यह पाया कि एक समस्या तो बनी हुई है, और वो एक समस्या जो प्रोफेसर ग्लिन को कुमाऊं में लगी, वो थी कूली बेगार की समस्या। प्रोफेसर ग्लिन ने कहा कि ठीक है, आप शासन तो बहुत अच्छे से चला रहे हो, पर जो लोग यहां पर निवास करते हैं, आप उन लोगों से कूली बेगार तो लेते हो। कूली बेगार आप समझते हो किसे कहते हैं, कूली बेगार बताओ, फ्री में काम करवाते। तो जब अंग्रेज हमारे राज्य में आए, तो वो हमारे राज्य के लोगों से फ्री में सामान उठवाते थे, काम करवाते थे, उसके बदले पैसा नहीं देते थे। तो कूली बेगार की जो व्यवस्था है वो हमारे राज्य में एज इट इज चल रही थी। जब प्रोफेसर ग्लिन ने इस व्यवस्था को देखा, तो उसने ट्रेल को यह कहा कि क्या आप इस कूली बेगार की व्यवस्था का कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हो, क्या एक ऐसा सिस्टम बन सकता है कि इस राज्य के लोगों से सामान ना उठवाया जाए, या फिर आप कम से कम उनको पेमेंट कर दो। तो ट्रेल ने कहा कि देखो सर, हम पहली बार आए हैं किसी पहाड़ी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में अंग्रेजों का तो चलना मुश्किल है, हम तो चल नहीं पाते हैं यहाँ, तो आप कह रहे हो कि सामान मत उठाओ, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो प्रोफेसर ग्लिन ने, ये जो प्रोफेसर ग्लिन था, इसने ट्रेल को कहा कि आप कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकालो। तो प्रोफेसर ग्लिन के सुझाव पर
कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल ने एक सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन क्या था? सॉल्यूशन ये था कि जो अंग्रेजों की बैरक है, जो अंग्रेजों की छावनियां हैं, या फिर अंग्रेजों के जो सेनाएं हैं, उस सेना संबंधी सामान, सेना के संबंधित सामान क्या क्या हो सकता है, जैसे बंदूकें, तोपखाने, ये जो सेना का संबंधी जितना भी काम है, इस काम में हम कुली बेगार को यूज नहीं करेंगे। ट्रेल ने यह डिसाइड किया कि कुली बेगार को हम इस राज्य में बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां पर्वतीय है, ये पहाड़ी राज्य है, और पहाड़ी राज्य होने की वजह से हमें यहाँ के लोकल लोगों की जरूरत तो पड़ेगी सामान उठाने के लिए। तो हम कुली बेगार को तो नहीं बंद कर सकते हैं, पर इतना कर सकते हैं कि रक्षा संबंधी कार्य या फिर कुमाऊं में अंग्रेजों की जो सेना है, उस सेना से संबंधित जो सामान है वो हम इन लोगों से फ्री में नहीं उठवाएंगे, ये उसने डिसाइड कर दिया। और तब उसने क्या किया, 1822 में प्रोफेसर ग्लिन के इस राज्य में आने के बाद 1823 में ट्रेल ने यह डिसाइड किया कि हम कुमाऊं के अंदर एक खच्चरों की सेना बना देते हैं, जिसको नाम क्या दिया गया, खच्चर सेना। अब खच्चर सेना को आप समझो, जैसे अंग्रेजों का कोई लोकल सामान है, कोई अंग्रेज अधिकारी है, कुमाऊं में आया है, और अंग्रेज अधिकारी कुमाऊं में आने के बाद वहां घूमना चाहता है, उसका सामान तो लोगों को ऐसा ही उठाना पड़ेगा जैसे वो उठा रहे थे। पर सपोज करो कि अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजों ने कोई नई तोप लेकर के आई और उस तोप को वो रानी खेत ले जाना चाहते हैं, लैंसडाउन ले जाना चाहते हैं, तो वो सामान अब वहां के लोग नहीं उठाएंगे, बल्कि वो सामान किस पे ले जाया जाएगा, खच्चरों पर लेकर के जाया जाएगा। तो प्रोफेसर ग्लिन के सुझाव पर 1823 में ट्रेल ने कुमाऊं में खच्चर सेना का गठन किया। ये एक पॉइंट आप डालना, प्रोफेसर ग्लिन के सुझावों पर, प्रोफेसर ग्लिन के सुझावों पर 1823 में कमिश्नर ट्रेल के द्वारा खच्चर सेना का गठन किया गया। कुमाऊं में खच्चर सेना का गठन किसने किया, ट्रेल ने किया। कब किया, 1823 में। 1823 में ट्रेल के द्वारा कुमाऊं में खच्चर सेना का गठन किया गया। दूसरी तरफ दूसरा यात्री कौन आया था, जब बिशप हीबर 1824 में कुमाऊं की यात्रा करता है। पहला तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि बिशप हीबर ने कुमाऊं की यात्रा कब करी, 1824 में। तो जब बिशप हीबर ने कुमाऊं की यात्रा करी तो यहां का क्लाइमेट देख करके उसने ट्रेल को कहा कि हे ट्रेल, अगर कर सकते हो तो इस क्षेत्र में चाय की खेती शुरू कर दो, इस क्षेत्र में आपको चाय की खेती से बहुत मुनाफा होगा। तब हमारे पास प्रश्न आता है परीक्षा में कि उत्तराखंड में या कुमाऊं में सबसे पहले चाय की संभावना किसने व्यक्त करी, बिशप हीबर ने। तो यहां आप एक पॉइंट लिखना, सर्वप्रथम कुमाऊं में चाय की खेती की संभावना या चाय की खेती का सुझाव जो है वो बिशप हीबर के द्वारा दिया गया 1824 में। 1824 एक अंग्रेज यात्री जिसका नाम था बिशप हीबर, जब उसने उत्तराखंड की यात्रा करी तो अपनी उत्तराखंड की यात्रा के दौरान, जब 1824 में उसने कुमाऊं की यात्रा करी, तो अपनी कुमाऊं यात्रा के दौरान उसने सर्वप्रथम कुमाऊं में चाय की खेती को प्रारंभ करने का सुझाव दिया या कुमाऊं में चाय की खेती की संभावना व्यक्त करी। कौन से साल में, 1824 में। 1824 ईस्वी के बाद अगर ट्रेल के अन्य कामों को आप देखोगे तो अन्य कामों में ट्रेल ने अगला जो काम किया वो उत्तराखंड राज्य की प्रशासनिक व्यवस्थाएं, उत्तराखंड की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, इसको दुरुस्त किया। आज की तरह वाला प्रशासनिक व्यवस्था उसने कुमाऊं में स्थापित किया। अब कुमाऊं में प्रशासनिक व्यवस्था को समझो, जब गार्डनर आया था और जब ट्रेल आया तो दोनों में अंतर क्या है। जिस समय गार्डनर आया था कुमाऊं में, तो देखो कुमाऊं का प्रशासन कैसे चलता था, सबसे ऊपर होता था कुमाऊं का कमिश्नर, ये हेड था अंग्रेजों के जमाने। हेड कौन होता था, कुमाऊं कमिश्नर। कुमाऊं कमिश्नर के नीचे जब वो था ना गार्डनर, तो गार्डनर ने क्या किया था, पूरे कुमाऊं में कई सारी तहसीलें बनाई थी। उसने कुमाऊं में 7 तहसीलें बनाई थी। गढ़वाल में उसने 2 तहसीलों का निर्माण किया था। तो सबसे ऊपर बैठता था कुमाऊं कमिश्नर, उसके नीचे कौन है, तहसील। तो तहसील का हेड कौन होगा, तहसीलदार। और तहसीलों के नीचे होते थे थाना। ये मैं गार्डनर का प्रशासन लिख रहा हूं। तहसीलों के नीचे क्या होते थे, थाना होते थे। थाना मतलब कुछ गांवों का समूह, 10-10, 15-15, 20-20 गांवों को मिला दो और 10-15-20 गांवों के समूह को थाना कहा जाता था। और थाना के नीचे होते थे गांव। ये किसका प्रशासन है, ये गार्डनर का प्रशासन है। सबसे पहले सबसे निम्नतम स्तर पर गांव, कई गांवों को मिलकर बनते थे थाना। थाना से ऊपर होता था तहसील और तहसील के ऊपर होता कुमाऊं कमिश्नर।
गांव का अपना एक खुद का मुखिया था, गांव के मुखिया को बोलते थे कमीण, वो गांव से टैक्स कलेक्ट करता था। उसके ऊपर होता था थानादार, तो कमीण टैक्स किसको देगा? थानादार को। वो टैक्स देगा तहसीलदार को, और तहसीलदार टैक्स पहुंचाएगा कुमाऊं कमिश्नर तक। ये व्यवस्था गार्डनर की थी। जब ट्रेल कमिश्नर बना तो ट्रेल ने इस व्यवस्था में कुछ चेंज किया। क्या किया उसने चेंज? सबसे पहले उसने कहा सबसे ऊपर तो कुमाऊं कमिश्नर ही रहेगा, इसमें तो कोई बदलाव नहीं है। कुमाऊं कमिश्नर के नीचे पहले भी तहसील थी, ट्रेल के टाइम पे भी तहसील ही रही, इसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ, तहसील ही इसके नीचे आई। पर तहसीलों के नीचे की व्यवस्था उसने बदल दी, ये वाली व्यवस्था बदल दी। तहसीलों के नीचे जहां पर होते थे थाना, वहां पर उसने क्या बना दिए? परगना। और परगना के नीचे क्या बनाए? पट्टी। और पट्टियों के नीचे क्या बने? गांव। तो एडमिनिस्ट्रेशन में कौन सी नई चीज लेकर के आया? परगना और पट्टी। तो उसने सबसे पहले कहा कि कई गांवों को मिलाकर के हम एक पट्टी बनाएंगे, कई पट्टियों को मिलकर के परगना बनेगा, कई परगनों को मिलकर के तहसील बनेगा। ध्यान रखना, ट्रेल के जमाने तक जिले नहीं होते थे। जिले जो है ना, आगे लूसिंगटन जब कमिश्नर बनेगा तो उस जमाने वो जिलों का निर्धारण करेंगे या जिलों का गठन करेंगे। तो अब आप बताओ, पिछली क्लास में आपने किया कि जब ट्रेल कमिश्नर बना तो उसने परगने और पट्टियों का निर्धारण किया। पहले बताओ, कुमाऊं में कितने परगने कितने पट्टी? कुमाऊं में परगना 19, पट्टी? गढ़वाल में परगना पट्टी 11 परगना 86 पट्टी। ये तो ट्रेल ने बनाया। इसके अलावा जो ट्रेल ने नहीं बनाया पर होते थे परगना पट्टी, टिहरी का बताओ 11 परगना, और जौनसार का बताओ, जौनसार में परगना 7। हमेशा वो परगना कम होंगे, परगना क्योंकि बड़ी इकाई होती है ना तो वो कम होते हैं। तो परगना थे 7 और पट्टियां यानी खत 39। ये जो दोनों है ना, ये बाद के जो दोनों काम है, ये बाद वाले दोनों काम ट्रेल ने नहीं करवाए पर थे। जैसे टिहरी की पट्टी परगने प्रताप शाह ने बनवाए, जौनसार के पट्टी परगने जॉन सौर नाम के एक अधिकारी ने बनाया, पर ये पूरा का पूरा प्रशासन था। तो उसने एक तो प्रशासनिक व्यवस्थाओं को कुछ इस तरीके से बदला। दूसरा, कुछ बड़े डिस्प्यूट थे। जब ट्रेल कमिश्नर बना तो हमारे राज्य में कुछ बड़े डिस्प्यूट थे, उन डिस्प्यूटों को भी उसने सॉल्व करवाया। इसके अलावा कुछ डिस्प्यूट चल रहे थे, कुछ विवाद चल रहे थे, उन विवादों का निपटारा करना ट्रेल के लिए जरूरी था। तो उसने विवादों का निपटारा कैसे किया, एक बार आप इसको भी समझो। जब अंग्रेज आए थे हमारे राज्य में, कब आए थे? 1815 में। तो 1815 में जब अंग्रेज आए तो उस समय की व्यवस्थाएं आप एक बार समझना कैसी व्यवस्था बनी हुई थी। ये मान लो कि ये आपके पास पूरा का पूरा कुमाऊं है उस समय का। अब मेरी बात को देखना, टिहरी के राजा को जो जमीन मिली थी वो थी ये वाली। ये देखो, ये वाली जो जमीन है ये टिहरी के राजा को मिली थी। इसके अलावा जो बाकी की जमीन है वो अंग्रेजों के पास थी। अब जब कमिश्नर ट्रेल बना तो कमिश्नर ट्रेल के शासनकाल में क्या हुआ? 1823 में ट्रेल के द्वारा एक भूमि बंदोबस्त करवाया गया। 1823 में ट्रेल ने जो भूमि बंदोबस्त करवाया उसको क्या नाम कहते हैं आप? 80 साला बंदोबस्त। बाद में समझेंगे क्यों कहते हैं, अभी आप बस फैक्ट याद रखना। 80 साला बंदोबस्त, क्योंकि विक्रमी संवत 1880 में ये भूमि बंदोबस्त हुआ था, तो बड़ा इंपॉर्टेंट भूमि बंदोबस्त माना जाता है 1823 का भूमि बंदोबस्त। इसे 80 साला बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। एक बात। दूसरी बात क्या समझना कि इसी 1823 ईस्वी के अंदर टिहरी के राजा सुदर्शन शाह ने, टिहरी का राजा कौन था? सुदर्शन शाह ने 1823 में ही टिहरी रियासत का पहला भूमि बंदोबस्त करवाया। कुमाऊं में तो खूब बंदोबस्त हो चुके थे 1823 तक, पर टिहरी में भूमि बंदोबस्त एक भी नहीं हुआ था। तो टिहरी का भूमि बंदोबस्त 1823 में किसने करवाया? और सुदर्शन शाह ने टिहरी का जो भूमि बंदोबस्त 1823 में करवाया, ये कौन से नंबर का था? पहला। तो टिहरी में पहला भूमि बंदोबस्त हुआ। जब सुदर्शन शाह ने टिहरी का पहला भूमि बंदोबस्त करवाया तो उसने देखा कि अंग्रेजों के साथ जो संधि हुई थी, श्रीनगर की संधि, उस श्रीनगर की संधि में यह डिसाइड हुआ था कि जो अलकनंदा नदी है वो रहेगा बॉर्डर, अलकनंदा के इधर रहेगा राजा और अलकनंदा के उधर रहेंगे अंग्रेज। तो विभाजन का आधार किसे माना गया था? अलकनंदा को। अब जब सुदर्शन शाह ने टिहरी का बंदोबस्त करवाया तो उसने देखा कि अलकनंदा नदी तो यहां से बह रही है, ऐसे ही बहती है। तो अगर अलकनंदा यहां से बह रही है तो इसका मतलब ये जमीन भी तो टिहरी के राजा के पास होनी चाहिए, क्योंकि अलकनंदा बॉर्डर था। और अंग्रेजों ने राजा को कौन सा दिया? पीली लाइन के उधर का क्षेत्र, जबकि रियल में राजा को कौन सा जमीन मिलना चाहिए था? लाल लाइन के उधर का क्षेत्र। तो उसने कहा कि सर ये जो बीच की जमीन है ना, ये भी तो मेरी होगी।
आपने कहा है कि अलकनंदा नदी जो है वो है बॉर्डर, तो ये जो बीच वाली जमीन थी इसको कहा जाता था नागपुर परगना। ये चमोली जिले का नागपुर परगना ये कहलाता था। अब क्या हुआ, जब 1823 में सुदर्शन शाह ने टिहरी का बंदोबस्त करवाया तो उसने ट्रेल के सामने ये समस्या रखी। उसने ट्रेल को कहा कि हे ट्रेल भैया देखो जरा, ये जमीन तो मेरी होनी चाहिए। तो एक बड़ा विवाद आ गया ट्रेल के सामने। दूसरा, ये वाली जो जमीन थी जिसको हम कहते हैं रवाई, ये वाला जो क्षेत्र है ये अंग्रेजों के प्रशासन में था। यानी रवाई जो है ना वो 1815 में टिहरी के राजा को नहीं मिला था। रवाई पर किसका प्रशासन होता था? अंग्रेजों का प्रशासन होता था। अब वो ये शिकायत लेकर के गया सुदर्शन शाह, टिहरी का राजा ये शिकायत लेकर के ट्रेल के पास गया कि सर जो नियम है उस नियम के अनुसार इस लाल लाइन के इधर का पूरा क्षेत्र मेरा होना चाहिए। तो इसका मतलब नागपुर परगना कौन मांग रहा है? टिहरी का राजा। उसने कहा कि नागपुर का परगना आप हमें दे दो। अंग्रेज नागपुर का परगना टिहरी के राजा को नहीं देना चाहते थे। क्यों? क्योंकि इसी नागपुर के परगना में बद्रीनाथ और केदारनाथ के मंदिर थे, जो कि राजस्व का एक बहुत बड़ा सोर्स होगा। वहां पर कितना चढ़ावा होगा साल भर में, तो अंग्रेजों को बहुत पैसा मिलेगा। तो अंग्रेजों ने ये डिसाइड किया टिहरी के राजा के साथ कि एक काम करो टिहरी राजा, रवाई आप रख लो और ये आप हमें दे दो। नागपुर का परगना ठीक है, सॉरी भाई हमसे गलती हुई, हमें ये नागपुर आपको देना चाहिए था, पर अभी क्या करें, अभी एक सॉल्यूशन निकालते हैं। नागपुर का परगना आप हमें दे दो अंग्रेजों को, और इसके बदले आप कौन सा जमीन रख दो? रवाई का। तो राजा मान गया। तो दो और बातें हुई। क्या? 1823 में 1823 में पहला काम क्या हुआ? नागपुर का जो परगना है, चमोली जिले का नागपुर परगना जो है उसे कुमाऊं में ऐड कर दिया गया। और 1824 ईस्वी के अंदर जो रवाई का परगना, ये सब ट्रेल ने करवाए काम, रवाई का जो परगना है इसे किसमें ऐड कर दिया? इसे टिहरी रियासत में ऐड कर दिया। तो ये नीचे वाला प्रश्न खूब आता है पेपर में कि रवाई का परगना टिहरी रियासत में कब ऐड हुआ? तो आप कहेंगे 1824 में। 1824 रवाई का परगना टिहरी रियासत में ऐड हो गया। प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या बनाई उसने? ये डिस्प्यूट खत्म। आज के बाद टिहरी का राजा ये नहीं कह सकता है कि ये जमीन मेरी है, क्योंकि अब ऑफिशियली नागपुर का परगना टिहरी के राजा ने अंग्रेजों को दे दिया और उसके बदले उसको कौन सी जमीन मिल गई? रवाई। तो देखो अब टिहरी के राजा को रवाई की भी भूमि मिल गई 1824 में। इतना काम करवाने के बाद ट्रेल भाई साहब के सामने जो अगली बड़ी समस्या थी वो थी भैया ये देहरादून। जिस दिन से अंग्रेज यहां आए थे देहरादून के साथ बड़ी दिक्कतें चल रही थी। देहरादून के साथ अंग्रेजों को क्या प्रॉब्लम हुई एक बार समझना। अंग्रेज हमारे राज्य में एंट्री कब किए? 1815 मान के चलो, 14 में आ गए थे वैसे, लेकिन प्रशासन कब से शुरू हुआ? 1815। अंग्रेज हमारे राज्य में सबसे पहले कहां आए थे? देहरादून में। खलंगा का युद्ध कहां हुआ था? देहरादून में। तो जब अंग्रेज हमारे राज्य में एंटर किए 1815 में, तो आने के बाद देहरादून का प्रशासन कैसे चलाया जाए इस पर खूब चर्चा हुई। और एक ही बार में समझना, फिर देहरादून आपको दिक्कत नहीं करेगा। जब अंग्रेज हमारे राज्य में आए तो आने के बाद उन्होंने क्या किया? सबसे पहले देहरादून के बारे में डिसीजन लिया गया 1817 में। और 1817 में अंग्रेजों ने क्या डिसीजन लिया कि ये जो देहरादून है इसका प्रशासन, अगर आप देखोगे यहां पर देहरादून और हरिद्वार के पास में, तो ये यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट है ना, इस जिले का नाम क्या है? तो ये एक जिला होता था, सहारनपुर जिला। 1817 में अंग्रेजों ने ये निर्णय लिया कि जो देहरादून है इसका प्रशासन कहां से चलाया जाए? सहारनपुर से चलाया जाए। तो 1817 में देहरादून को सहारनपुर जिले में ऐड कर दिया गया। आप देखते हैं पहले की जो परीक्षा वाणी की किताबें आती थी वहां पर लिखा भी होता था कि देहरादून जिला कब बना? 1817। अभी हटा दिया उन्होंने। अभी आप नए वाले परीक्षा वाणी में देखते हैं, अब नहीं लिखते हैं वो, क्योंकि देहरादून के साथ बड़े डिस्प्यूट थे। देहरादून 1817 में जिला नहीं था, देहरादून एक जगह थी बस। और उस देहरादून नाम की जगह को 1817 में कहां ऐड कर दिया गया? सहारनपुर। किस में? सहारनपुर मंडल ना, कभी मत लिखना आप सहारनपुर मंडल, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका मतलब यह है कि 1817 के बाद देहरादून का जो प्रशासन है वो कहां से चलाया जाता था? सहारनपुर से। जो सहारनपुर का डीएम होगा वो सहारनपुर का डीएम ही देहरादून के लिए नियम बनाता था। तो 1817 में देहरादून को कहां जोड़ा? इसके बाद देहरादून का प्रशासन कई सालों तक, देहरादून का सारा प्रशासन सहारनपुर से ही चलाया जाता था। कई टाइम तक ऐसा ही हुआ। फिर जब ट्रेल कमिश्नर बना तो ट्रेल ने अपने शासनकाल में यह पाया कि देहरादून में भी तो कुछ क्षेत्र पर्वतीय है, जैसे जौनसार भाबर। तो तब ट्रेल ने अपने प्रशासन में यह पाया कि देहरादून सहारनपुर के साथ सही नहीं है।
तो 2 पॉइंट में लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से आप समझना। सबसे पहले 1825 ईस्वी के अंदर 1825 में एक आदमी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। 1825 में बोल्ट्जमैन नाम का एक व्यक्ति हुआ। उस बोल्ट्जमैन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसको नाम ही हम क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन समिति। तो 1825 में जब बोल्ट्जमैन समिति का गठन किया गया तो इस समिति ने कहा कि आप देहरादून को ना सहारनपुर से हटाकर और कुमाऊं कमिश्नरी में ऐड कर दो। उस समय कुमाऊं का कमिश्नर ट्रेल था, तो ट्रेल ने बोल्ट्जमैन समिति की बात मानी और 1826 में 1826 में देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी में ऐड किया गया। सबसे पहले अगर आप देखोगे देहरादून सबसे पहले कहां ऐड हुआ था, सबसे पहले सहारनपुर में। सबसे पहले देहरादून सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में, हाँ, सहारनपुर मंडल में नहीं। तो 1817 में सबसे पहले देहरादून को सहारनपुर में ऐड कर दिया गया था। फिर ट्रेल ने क्या किया, 1826 में देहरादून, अब जिला नहीं, अगर वो जिला होता तो फिर वो इधर उधर ऐड थोड़ा ही होता, तो डिस्ट्रिक्ट था ही नहीं 1817 में, उसको बस सहारनपुर में जोड़ रखा था। तो यानी कि देहरादून का प्रशासन 17 में कहां से चलता था, सहारनपुर से। फिर 1826 में 1826 में देहरादून को कहां डाल दिया, कुमाऊं कमिश्नरी में। इसका मतलब देहरादून के लिए भी नियम कौन बनाएगा, कुमाऊं कमिश्नर बनाएगा। कुछ सालों तक यही व्यवस्था रही। फिर साल आया 1829, और जब साल 1829 आया तो 1829 में कमिश्नर ट्रेल ने यह निर्णय लिया कि अब देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी से भी हटाओ और इसको कहां डाल दो, मेरठ मंडल में डाल दो। तो 1829 में देहरादून को कहां डाल दिया गया, मेरठ मंडल में ऐड कर दिया गया। देहरादून को मेरठ मंडल में ऐड कर दिया गया। तो देहरादून कुमाऊं कमिश्नरी में कब गया, कुमाऊं कमिश्नरी में 26 में, मतलब उसका प्रशासन कुमाऊं से चल रहा था। और फिर उसको वापस कुमाऊं कमिश्नरी से हटा के मेरठ मंडल में कब डाला, 1829 में। तो अब देहरादून का प्रशासन कहां से चलने लगा, मेरठ मंडल से। तो मेरठ कमिश्नरी ही इसके लिए नियम कानून बनाती थी। धीरे धीरे देहरादून की जनसंख्या बढ़ने लगी। जब जनसंख्या बढ़ने लगी तो आगे जाकर के 1867 में यह निर्णय लिया गया अंग्रेजों के द्वारा कि देहरादून को नगर पालिका बना दो। तो देहरादून को नगर पालिका कब बनाया गया, 1867 में। 1867 में उसको नगर पालिका बना दिया। नगर पालिका बनने के बाद देहरादून के अंदर जैसे जैसे लोगों की जनसंख्या बढ़ी तो 1871 में अंग्रेजों ने यह निर्णय लिया कि देहरादून को जिला बना दो। तो देहरादून को एक कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिला 1871 में। 1871 में उसे जिला बना दिया। अब वो चाहे जिला बने या नगर पालिका, पर उसका प्रशासन कहां से चलता था, मेरठ मंडल से। देहरादून का सारा प्रशासन कहां से चलता था, मेरठ मंडल से। तो मेरठ मंडल से ही देहरादून जिले को शासित किया जा रहा था। 1871 में उसको डिस्ट्रिक्ट भी बना दिया, जिला भी बना दिया। कई वर्षों तक मेरठ मंडल में रहने के बाद जब हमारा देश आजाद हो गया और देश की आजादी के बाद जब ये आवश्यकता महसूस हुई कि भाई देहरादून को आपने कहां मेरठ मंडल में रखा हुआ है, तो 1975 में 1975 में देहरादून को मेरठ मंडल से हटा करके कहां डाल दिया, गढ़वाल मंडल। 1975 ईस्वी के अंदर देहरादून को कहां डाल दिया, गढ़वाल मंडल में ऐड कर दिया गया। तो ये देहरादून के खूब प्रश्न आते हैं। मैंने, हाँ क्या बोल रहे हैं, 1975 में, 1800 नहीं, ये तो आजादी के बाद है ना, अभी कुछ टाइम पहले जब गढ़वाल मंडल बन गया उसके बाद। 1875 थोड़ी, 1875 में गढ़वाल मंडल था ही नहीं, है ना। चलो, तो देहरादून के बारे में ये समझो। अब इनमें से देखो ट्रेल भाई साहब ने क्या क्या काम किए। तो ट्रेल का अगर आप देखोगे तो ट्रेल के शासन काल में ही देहरादून सहारनपुर में जुड़ा, ट्रेल के ही शासन काल में देहरादून कुमाऊं में जुड़ा, और ट्रेल के ही शासन काल में ये देहरादून को मेरठ मंडल में यानी कुमाऊं कमिश्नरी से हटाने का भी काम करता है। तो कमिश्नर ट्रेल के द्वारा सबसे पहले हमारे राज्य की प्रशासनिक विभाजन किया गया। एक तो उसने परगना पट्टी बनाए, दूसरा देखो जो भी डिस्प्यूट चल रहा था खत्म, टिहरी के राजा से रवाई वो वाला परगना गया, अब नागपुर, टिहरी के राजा को अब क्या मिल गया, रवाई। तो ये पूरी जमीन अब टिहरी के राजा की, अब बाकी पूरी जमीन अंग्रेजों की। देहरादून एक डिस्प्यूट बना हुआ था, वो भी मामला उसने निपटा दिया। तो 1826, 27, 28 आते आते ट्रेल के द्वारा ये सारी व्यवस्थाएं निपटा दी गई। इसके बाद ट्रेल के द्वारा अगला जो काम किया गया वो क्या, सामाजिक कुप्रथाओं का अंत। अगला काम जो उसने यहां पर किया, उसने इस समाज में चलने वाली जो सामाजिक कुप्रथाएं थी, जो बेकार प्रथाएं थी, उन प्रथाओं को अब ट्रेल के द्वारा समाप्त किया गया, खत्म कर दिया गया।
तो सामाजिक कुप्रथाओं के अंत में ट्रेल ने क्या क्या किया? सबसे पहले देखो, पहला काम 1829 में ट्रेल के द्वारा सती प्रथा, इस पर रोक लगा दी गई। सती प्रथा हमारे समाज की एक बहुत बेकार कुप्रथा थी, बेकार प्रथा थी। सबसे पहले ट्रेल जब कमिश्नर बना तो उसने पहला नियम क्या बनाया? इस राज्य में कोई भी स्त्री को सती नहीं होने दिया जाएगा, जबरदस्ती भी नहीं और मर्जी से भी नहीं। कुछ कुछ महिलाएं स्वयं से सती हो जाती थी, उसने सती प्रथा पर रोक लगा दी। वैसे भी 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा के लिए कानून बना दिया था। उसी का अनुसरण करते हुए 1829 में इसने सती प्रथा पर रोक लगा दी। तो उत्तराखंड में गार्डनर ने कौन सी प्रथा रोकी थी? बाल विक्रय, बच्चों को बेचने की प्रथा बंद करी गार्डनर ने। और सती प्रथा पर रोक किसने लगाई? ट्रेल ने। अब ट्रेल ने सती प्रथा के अलावा कुछ और सामाजिक प्रथाएं हैं जिनको हमारे राज्य से हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सामाजिक कुप्रथाओं के अंत में ट्रेल के द्वारा जार हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया। जार हत्या पर प्रतिबंध। जार मतलब क्या? जार मतलब क्या होता है? जार मतलब होता है उपपति, जैसे उपकप्तान है कि उपपति, कि किसी की शादी हो रखी है, किसी स्त्री का विवाह हो रखा है और उसका कोई और पति भी है, मतलब फ्रेंड है, मतलब कोई, तो उसको बोलते हैं जार। तो पति देव ना, जैसे मान लो कोई पति है, ये है पति, ये प्रथा थी पहले, ये है पति की पत्नी और एक है पति का फ्रेंड। तो फ्रेंड नहीं बोलते थे उस समय उसको बोलते थे जार। उस आदमी को जार कहा जाता था। अगर कभी पति को पता, पति का नहीं, फ्रेंड किसका है? पत्नी का। हाँ, ये इसका फ्रेंड है और पति को पता चल गया कि इसका कोई जार है, मतलब उपपति है, तो पति ने कुछ नहीं करना, तो चुपचाप जाओ, मार चक्कू, खत्म। वो इसकी हत्या कर सकता था। तो अगर किसी व्यक्ति ने अपने पत्नी के फ्रेंड की हत्या कर दी तो उसको सजा नहीं होती थी। ये था नियम राजा महाराजाओं के जमाने। तो ठीक था ये सिस्टम, की बेकार था, गलत है ना भाई। वो पत्नी का फ्रेंड है, ऐसे तो किसी को भी मार देगा भाई, पत्नी को फ्रेंड मार दिया भाई, तो गलत है ना व्यवस्था। तो ट्रेल ने कहा भाई ऐसा नहीं चलेगा। पहले ऐसे चलता था सिस्टम, और उस सिस्टम में पुरानी प्राचीन वाली परंपराएं होती थी। और जैसे उनको राजा के सामने पेश करते, गोरखा के जमाने भी यही नियम था कि आपने किसी को मर्डर कर दिया, मर्डर करने के बाद हाँ भाई क्यों मारा? आपने बस कह दिया कि मेरी पत्नी का फ्रेंड था, और तब राजा कहता था ओके फिर कोई बात नहीं। तो ये झूठ भी तो बोल सकते हैं ना लोग। यहाँ पर लोग इस प्रथा का मिसयूज भी करते थे। कभी कभी रैंडमली किसी के साथ दुश्मनी है, मार दिया उसको, मारने के बाद बस यही तो प्रूफ करना है कि मेरी पत्नी का फ्रेंड था। इसलिए ट्रेल ने कहा ये नहीं चलेगा, जार खार कुछ नहीं चलेगा भाई, ये सब सिस्टम नहीं चलेंगे। आज के बाद कोई भी आदमी किसी की हत्या नहीं करेगा। अब चाहे वो जार है चाहे खार है, अगर आपने उसको मार दिया तो सजा बराबर होगी, हत्या का ही अपराध लगेगा। तो जार हत्या पर प्रतिबंध ट्रेल के द्वारा लगाया गया। इसके अलावा आपने पढ़ा था जब उत्सव पर्व आप पढ़ रहे थे कि उत्तरकाशी और टिहरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पर्व मनाया जाता था बेड़ातर। इसने बेड़ातर यज्ञ पर भी प्रतिबंध लगा दिया। याद आया तुमको? बेड़ा उतारते थे देवता के पशुआ के लिए, तो बेड़ातर यज्ञ ये भी प्रतिबंधित कर दिया। ये क्या बात है, आप बेड़ा उतार रहे हो? बेड़ा का मतलब कुछ लोगों का समूह। तो गांव के 10 से 15 आदमियों को पहाड़ी से नीचे फेंक देते थे और कहते कि जो जीवित रहेगा वो बनेगा अगला पशुआ। उसने कहा ये नहीं भाई, ये भी तो एक प्रकार का आत्महत्या है। इसके अलावा इसने इस राज्य के अंदर आत्महत्या पर प्रतिबंध लगाया। आत्महत्या पर प्रतिबंध कैसे? कि उत्तराखंड में प्राचीन काल से ही एक परंपरा चलती आ रही थी कि कभी कभी आदमी बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हो जाता है, कभी कभी जीवन का एक ऐसा फेज आ जाएगा जहां पर आदमी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी के अंदर चले गया, आध्यात्म इंसान के अंदर आ जाता है। इसलिए अमूमन जो है ना, हमारी एक भाभी है और उनका लड़का है, मेरा ही क्लासमेट है, मतलब रिश्ते में भाभी लगती है, मेरा क्लासमेट है। तो एक बार ना मैं बहुत ज्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का हो गया बीच में, जब मैं टिहरी में कोचिंग पढ़ाता था। एक बाबा ने ना प्रवचन दिया एक दिन, और मैंने बाबा का प्रवचन सुना तो वो ऐसा घर कर गया मेरे पे कि मैं फिर प्याज भी नहीं खा रहा था। बाबा ने कहा प्याज नहीं खाते हैं, राहु केतु होता बल्कि, तो मैं वो भी नहीं खा रहा था। तो मैं उन बाबा से मिला जिसकी वजह से, वो थी वो भाभी जी जो मुझे लेकर के गई वहां पर, और वो लोग भी ऐसा ही फॉलो करते थे सब चीज। लेकिन उनका लड़का था बिक्की, और बिक्की अचानक से मुझे मिल गया और मैं सत्संग सुन रहा। तुम्हारे भाई ने गले में रुद्राक्ष की माला डाली हुई, शांत होकर मैं सत्संग सुन रहा। तो मैंने उसको कहा बिक्की को कि हे भाई बिक्की, चल तू भी चल ले, तू भी कर ले। उसने कहा पागल है कि मैं नहीं कर रहा इस चीज को। तो मैं उसे पकड़ के ले गया उसकी मम्मी के पास, और जब मैं उसकी मम्मी के पास लेके गया तो उसकी मम्मी ने क्या बोला वहां पे जाते, अभी रहने दे वाला, अभी उसकी उम्र नहीं है। और मेरी है, मेरे को फंसा रहे तुम, एक ही क्लास में पढ़ते हम,
हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं, उसकी मम्मी मुझे कह रही है कि तू सत्संग ले ले, और उसको कह रही कि नहीं 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 अभी नहीं, अभी बेटा तू चिकन मटन खाते रहे, अब बाद में तो छोड़ना ही है। तो फिर मैंने कहा रहने दो भाई, फिर मैं भी नहीं कर रहा भाई इस चीज को। तो क्यों? क्योंकि कम उम्र में जैसी आपकी अवस्था है अभी, अब आप सोचो इस अवस्था में अगर तुम अध्यात्म की तरफ जुड़ गए, झुकाव हो गया भगवान की तरफ, गीता का पाठ करने लगे, तो उससे कभी कभी एक नुकसान भी हो जाएगा ना। जैसे पढ़ते पढ़ते आप गीता पढ़ रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि शरीर तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वो आत्मा है, वही होगा जो ईश्वर ने पहले से लिखा है, तो कोचिंग क्यों करनी? फिर होगा तो वही जो ईश्वर ने लिखा है। पता चला तुमने कोचिंग ही छोड़ दी, पता चला तुम विरक्त हो गए। तो ऐसा हो जाता था पहले के समय। यदि कोई व्यक्ति कभी कभी ना सामाजिक प्रथाओं से विरक्त होकर के आध्यात्म की तरफ उसका झुकाव हो गया, अब उसके मन में यह है कि भाई अंतिम सत्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति। तो ऐसे जगह पर हमारे राज्य में एक प्रथा चलती थी, किसी भी धार्मिक स्थल के आसपास में कुछ स्थान बनाए जाते थे जिनको कहते थे भैरव छाप। अब बताओ उत्तराखंड में कहां कहां है भैरव छाप? एक तो केदारनाथ मंदिर के पास में, और दूसरा यमुनोत्री और गंगोत्री मंदिरों के पास में, वहां पर भैरव छाप बनाए गए हैं। भैरव छाप क्या होते हैं? किसी धार्मिक स्थल के आसपास की ऊंची चोटी, जैसे ये पहाड़ है, जैसे केदारनाथ मंदिर के पास में एक पहाड़ है, अब इसको बोल दिया भैरव छाप। तो अब व्यक्ति यहां पर जाते थे, कूद जाते थे वहां से, हाँ, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। तो भाई स्वर्ग की प्राप्ति, जैसे हमारे गांव दादा ने किया, अब उसको देख के अगला भी लगा मैं भी स्वर्ग की प्राप्ति करता हूं। तो ट्रेल ने कहा ये नहीं चलेगा रे, ये फालतू नहीं चलेगा, ये भैरव छाप मतलब क्या कर रहे हो आप? आत्महत्या। उसने इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया कि अगर कूदेगा तो पूरा ही कूदना, फिर क्योंकि कहीं बचा तो हम जेल में डाल देंगे। तो ये कुछ सामाजिक कुप्रथाएं हैं जो ट्रेल के द्वारा अपने टाइम पीरियड में खत्म करी गई। तो सामाजिक कुप्रथाओं के अंत में भी इसका नाम है। सामाजिक व्यवस्थाएं भी इसने थोड़ा सा दुरुस्त करी। फिर न्यायिक व्यवस्था, जो हमारे राज्य का जुडिशियल सिस्टम है, इसमें भी ट्रेल के द्वारा कुछ बदलाव किए गए। अब देखो ट्रेल ने अपने शासनकाल में न्यायिक व्यवस्थाओं में क्या परिवर्तन किया। अगला आप पॉइंट क्या डालना, ट्रेल के द्वारा जो न्यायिक व्यवस्थाएं हैं, जो जुडिशियल सिस्टम है, इसमें क्या क्या बदलाव किए गए। न्यायिक व्यवस्थाओं में ट्रेल ने क्या क्या बदलाव किए। सबसे पहले जब ट्रेल कुमाऊं का कमिश्नर बना, तो कुमाऊं का कमिश्नर बनने के बाद ट्रेल ही वहां का सर्वे सर्वा था। कुमाऊं में नियम ये था जब अंग्रेज आए थे वहां पर, कि पूरी की पूरी जो पावर है वो कुमाऊं कमिश्नर के पास होगी। तो कुमाऊं कमिश्नर ही कुमाऊं के लिए कानून बनाता था। इसका मतलब कुमाऊं में विधायिका, लेजिस्लेचर कौन था? कुमाऊं कमिश्नर। वही कानूनों का पालन भी कराता था। इसका मतलब कार्यपालिका भी कौन है? वही था। और वही कुमाऊं का कमिश्नर ट्रेल जज भी होता था। तो न्याय संबंधी कार्य भी वही आदमी देखता था, सारे के सारे जुडिशियल सिस्टम वही देखता था। ट्रेल ने अपने शासनकाल में पाया कि हमारे राज्य में जो न्याय संबंधी मामले हैं, जो मामले उसके पास आ रहे हैं, वो मामले दो प्रकार के हैं। एक मामले है क्रिमिनल, जैसे किसी ने किसी की हत्या कर दी तो उन मामलों को क्या कहोगे? क्रिमिनल मामले। और एक मामले है कौन, कि भाई पति छोड़ के चले गया, पत्नी छोड़ के चली गई, हमारा तलाक होना है, जमीन जायदाद और ये संपत्ति का अधिकार, बाल बच्चों वाले अधिकार, कौन किसका बच्चा है वगैरह वगैरह, इस टाइप के अधिकार। मतलब एक है क्रिमिनल, जहां पर आपने कोई क्राइम कर दिया। अब आप देखो, जबकि मैं बात कर रहा हूं, जिस टाइम पे ट्रेल व्रेल की बातें चल रही है, उस समय तक हमारे देश में आईपीसी सीआरपीसी जैसा कोई नियम नहीं था। तो कमिश्नर को अपने विवेक पर यह निर्धारित करना होता था कि क्या क्राइम है और क्या नहीं है। तो कमिश्नर ट्रेल ने क्या किया, जैसे हत्या, चोरी, अपराध, अपहरण, इनको तो क्रिमिनल मामले माना। तो उसने देखा कि कभी कभी हमारे पास ऐसे मामले आ जाते हैं जो क्रिमिनल है। दूसरी तरफ उसने देखा कि क्रिमिनल मामलों की तरह ही कुछ ऐसे मामले भी हमारे पास आ रहे हैं जो घर परिवार से संबंधित है। लड़ाई झगड़ा, तलाक, जमीन, संपत्ति, उत्तराधिकारी, ऐसे वाले मामले भी उसके पास आ रहे हैं। तो ट्रेल ने क्या किया, क्रिमिनल मामले तो उसने अपने पास ही रखे। उसने कहा अगर इस राज्य में कोई व्यक्ति क्राइम करता है तो क्राइम वाले मामलों में मैं उन सारे मामलों को देखूंगा। यानी कि क्रिमिनल मामलों का हेड कौन था? ट्रेल था। उसने कहा ऐसे मामले तो मैं ही देखूंगा, परंतु जैसे लड़ाई झगड़े, शादी विवाह, संपत्ति उम्पत्ति, ये वाले मामले, ये उसके पल्ले पड़े नहीं। क्यों नहीं पड़े? इसलिए नहीं पड़े कि सिविल मामलों में अधिकांश चीजें हमारे रीति रिवाजों पर आधारित थी। सिविल मामलों में जब ट्रेल यहां आया तो उसने देखा कि भाई हमारे कुछ रीति रिवाज भी तो है। आज के समय पर यदि कोई व्यक्ति, आज के समय मान लो आप कोई एक आदमी है और उसकी 3 पत्नियां हैं, हिंदू धर्म का है व्यक्ति और उसकी 3 पत्नियां हैं,
तो क्या संविधान के अनुसार उसकी इन 2 पत्नियों को पत्नी माना जाएगा? नहीं। आज का तो कानून है ना कि भाई एक आदमी है, तो अगर मान लो तुम जज हो और एक आदमी की 3 पत्नियां हैं, तीनों क्लेम कर रही है कि मेरा पति है और निर्णय तुम्हें लेना है, और इसे तीनों से शादी कर रखी है, निर्णय आपको लेना है, तो आप किसके पक्ष में लोगे? पहली, दूसरी की तीसरी? मान लो कि पहली वाली बहुत कमीनी है, कमीनी, बहुत मारती है, इसको पीटती है भयंकर, और ये हाथ जो तुम जज हो, इसने कहा हे सर मारती है मेरे को, ये भी करती, वो भी, बहुत कुछ बोल दिया, आप किसके पक्ष में निर्णय लोगे? अभी भी पहली ना। इसने कहा सर चप्पल चप्पल मारती है डेली, अरे तो कुछ भी है भाई, पहली। दूसरी को हम तबई दर्जा देंगे, पहले तलाक ले इससे, और इसने हाँ मर जाएगी, इसने भी ठीक बोला प्रिया ने, ये तो मर जाएगी, वो सिंपल वाला है। अब माना कि नहीं मरी, तो तब क्या बोलोगे आप? तलाक लो। और इसने कहा सर मैं तो दे रहा तलाक, पर ये नहीं दे रही है, ये मुझे तलाक भी नहीं दे रही है। अब बताओ आप किसके पक्ष में जाओगे? पहली की दूसरी? पहली, क्योंकि भाई लॉ बना है ना, कानून बना है कि जब तक इसकी मृत्यु ना हो जाए या इससे तलाक ना हो जाए तब तक वही रहेगी आपकी पत्नी। लेकिन तुम्हारे गांव में कितने हैं ऐसे दादा जिनकी 2-2 3-3 थी, है ना? ये छोटी ने बोला 2-2 3 लाइन है लगी, कहीं तो 5-5 है, तो उनको दर्जा मिला। मेरी खुद की दादी तीसरी वाली है, तो मेरी जो अपनी दादी है ना वो तीसरी है, तो 2 और है बड़ी, तो क्या हमको उस समाज ने मान्यता दी है? और मेरा दादा अंग्रेजों के जमाने थोड़ी हुआ, आजाद भारत की बात कह रहा हूं मैं। तो ये हमारी सामाजिक व्यवस्था है ना। अच्छा जैसे मेरी दादी है, तो मेरी दादी गांव में तीसरे नंबर की है, तो क्या गांव वाले हमें हीन भावना से देखते हैं कि नहीं ना, लाइन है लगी गांव में, तो ऐसा एकादा दादा ही होगा जिसकी एक पत्नी होगी। तो यह है सामाजिक व्यवस्थाएं। तो अंग्रेजों को ना ये सिस्टम समझ नहीं आते थे यहाँ पे कि यार यहाँ शादियां कैसे हो जाती है, यहाँ अटपटांग प्रकार के सिस्टम है। देखो जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे आप मानना क्या क्या रिवाज हमारे समाज में चलते थे पहले के टाइम पे। जैसे एक पति है, ये इसकी पत्नी है, पति की मृत्यु हो गई, पति का एक छोटा भाई है। तो क्या ऐसा पुराने जमाने में देखा है आपने? पहले के टाइम पे दादा परदादा के जमाने वाली बातें हो ना, इसकी शादी इसी से कर देते थे और मान लिया जाता था इसको। अब एक हमारे ताऊ है गांव में और एक ताई है, और मैं शौक हो गया भाई, अभी कुछ साल पहले शौक हो गया ये सुनकर कि ताई ताऊ की पत्नी ही नहीं थी। मैं शौक हो गया और बचपन से ताई के चरण छू रहे, ताऊ के चरण छू रहे। तो क्या पता चला कि एक ताऊ है। अब ताऊ ना आर्मी में जॉब करते थे और ताऊ का एक बड़ा भाई था। अब जो ताऊ का बड़ा भाई था इसके लिए रिश्ता हुआ। अब ताऊ का बड़ा भाई शादी के 10-5 दिन पहले मर गया, 15-20 दिन पहले मर गया। तब शादी हुई तो हाँ हुई, आर्मी से ताऊ को बुलाया और ताऊ की शादी कर दी। तो जो ताऊ की पत्नी है ना इतने वर्षों से, वो वास्तव में ताऊ की भाभी थी, हो गई शादी। तो ये चीज अंग्रेजों को समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा ये चल क्या रहा तुम्हारा, ताऊ ताई पत्नी वतनी अटपटांग चल रहा है। और विवाह के बड़े साधारण नियम, जैसे आज के जमाने में ना अगर आपने किसी से शादी कर दी, धूम धड़ाके से भी शादी कर लो, 20 लाख रुपया भी शादी में खर्च कर लो, सरकार की नजर में शादी शादी तभी मानी जाएगी जब आप शादी का रजिस्ट्रेशन, क्या बोलते हैं उसको, मैरिज, हाँ मैरिज करवा दो। नहीं तो मैरिज नहीं हो तो नहीं भाई नहीं, वीडियो वो है तुम्हारा, वीडियो नहीं माना जाएगा। तो जब तक आपने पंजीकरण नहीं करवाई, ये भी तो ट्रेल नहीं करवाई ये व्यवस्था। उसने कहा कि देखो भैया हमें आपका सिस्टम समझ नहीं आ रहा है, इसलिए उसने कुछ व्यवस्थाएं लागू करी। सबसे पहले जन्म पंजीकरण, जब किसी का जन्म हो तो बर्थ सर्टिफिकेट बना लो, मृत्यु का भी पंजीकरण, विवाह का भी पंजीकरण, तलाक का भी पंजीकरण। ये रजिस्ट्रेशन सिस्टम ट्रेल ही लेकर के आया। क्यों? क्योंकि उसको सिविल मामले समझ में नहीं आ रहे थे और यहाँ के अटपटांग प्रकार के मामले थे। कई दादा दादियों के विवाह ऐसे हुए कि दादा गया था मेला में, वहां मिली दादी और चल घर, कभी हुआ ही नहीं, मतलब शादी विवाह कभी फेरे वेरे हुए ही नहीं, चल बस। और पत्नी है, उसको पत्नी का दर्जा मिल गया। तो ये मामले ट्रेल को समझ नहीं आए। जब वो इन मामलों को सुनता था तो परेशान हो जाता था, यार तुम्हारा चक्कर क्या चल रहा है। तो उसने क्या किया, क्रिमिनल मामले तो अपने पास रखे, सिविल मामलों में न्याय करने के लिए, जो सिविल मामले हैं इनमें न्याय करने के लिए 1829 में उसने मुंसिफ नाम के एक अधिकारी की नियुक्ति करी। उसने एक नया अधिकारी नियुक्त कर दिया। जैसे पटवारी बनाया था ना उसने, तो पटवारी क्या करता था, जमीन के काम देखता था। ऐसे ही 1829 में ट्रेल के द्वारा मुंसिफ नामक अधिकारी की नियुक्ति करी गई। मुंसिफ ब्रिटिश काल में क्या था, तो आप कहेंगे मुंसिफ ब्रिटिश काल में एक न्याय करने वाला अधिकारी था, न्यायिक अधिकारी। मुंसिफ का काम क्या था, मुंसिफ का काम था जस्टिस यानी न्याय करना। मुंसिफ को शॉर्ट में क्या बोलोगे आप, शॉर्ट में मुंसिफ है जैसे, तो उसका नाम
अब शॉर्ट में क्या बोलोगे? शॉर्ट नाम तो रख देते ना। हाँ, जैसे मुंसिफ है तो शॉर्ट में क्या बोलोगे? मुंशी। मुंसिफ का शॉर्ट नाम क्या होगा? मुंशी। होते हैं मुंशी, सुने आपने नाम? कोई बहुत 3-5 बन रहा तो आदमी उसको बोल दे रहा ज्यादा मुंशी मत बन, ऐसे बोलते ना, मुंशी क्यों बन रहा? मुंशी मतलब न्याय करने वाला अधिकारी। तू कौन होता है मुंशी बनने वाला? तो उसने एक मुंसिफ नामक अधिकारी की नियुक्ति करी। जब 1829 में उसने मुंसिफ नामक अधिकारी की नियुक्ति करी तो अगला काम क्या किया? 1830 में सिविल मामलों का निपटारा करने के लिए अलग ही कोर्ट बना दी। उसने कहा सिविल मामला मेरे पास मत लेके आओ, कोई मर्डर वर्डर का मामला है तो मैं फैसला सुनाऊंगा, ये शादी विवाह लड़ाई झगड़ा ये मेरे पास मत लाओ। तो 1830 में उसने क्या किया? मुंसिफ नामक न्याय अधिकारी की नियुक्ति के बाद 1830 में राज्य की पहली सिविल कोर्ट देहरादून में स्थापित करवाई। पहली सिविल कोर्ट उत्तराखंड की 1830 में कमिश्नर ट्रेल के द्वारा स्थापित करवाई गई। 1830 में कमिश्नर ट्रेल ने पहली सिविल कोर्ट राज्य में स्थापित करवाई। अब जब उसने सिविल कोर्ट 1830 में स्थापित करवाई तो इसके साथ ही ये कुछ व्यवस्थाएं लागू हो गई। जन्म पंजीकरण, विवाह का पंजीकरण, शादी का रजिस्ट्रेशन, मृत्यु पंजीकरण, किसी की मृत्यु हो गई तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जन्म पंजीकरण, विवाह पंजीकरण, मृत्यु पंजीकरण। तुम्हारे गांव में ऐसे भी है कोई 82, 83, 85 साल के हैं कोई गांव में बच्चे? ऐसे लोग हैं बचे हुए? पेंशन मिलती है उनको अगर वो सरकारी नौकरी रहे हो तो? हाँ मिलती है। तो तुम्हारे यहाँ प्रियंका जाते हैं वो कहीं 1-1 महीने में, 6-6 महीने में, हर साल ना जो 82, 84, 85 साल के आदमी है ना उनको हर साल ट्रेजरी में जाना पड़ता है। क्यों? कि मैं जिंदा हूं, नहीं तो पेंशन रुक जाती है। ये भी तो होगा। अब आप मान के चलो, मान लो मेरे दादा है कोई 85 साल के, और दादा मर गया, और दादा की पेंशन है 20,000 और एटीएम तो यहीं छूट जाएगा ना, अटका अटका हम चुप बैठे हुए, ये दादा मर गया, चुप रहो बताओ मत। सरकार को क्या पता कि ये मर गया व्यक्ति और उसकी पेंशन आए जा रही है, हम खाए जा रहे हैं। इसलिए इनको क्या करना होता है? हर साल ट्रेजरी में जाना पड़ता है कि सर मैं तो जिंदा हूं, अभी पेंशन आप भेजते रहो। तो मृत्यु का पंजीकरण, जन्म का पंजीकरण, विवाह का पंजीकरण, ये सारी व्यवस्थाएं कुमाऊं में किसने शुरू करी? ट्रेल। साहसिक क्षेत्रों में भी उसका बड़ा योगदान है। जैसे आपने पढ़ा होगा 1830 में उसने ट्रेल पास को ढूंढा। बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला जो ट्रेल पास है, इस ट्रेल पास को ढूंढने वाला भी कौन था? कमिश्नर ट्रेल था। वो आया तो उसने ट्रेल पास इसको भी ढूंढा। इसका मतलब मोटा मोटा आप ये मानो कि जो कमिश्नर ट्रेल है ना कुमाऊं, इसलिए मैंने पहला वर्ड क्या लिखा था कि कुमाऊं का वास्तविक कमिश्नर किसे कहा जाना चाहिए? ट्रेल को कहा जाना चाहिए। क्योंकि उसने कुमाऊं के अंदर अगर आप देखोगे तो प्रत्येक क्षेत्र में बहुत बेहतरीन, और इसके अलावा बद्रीनाथ केदारनाथ की सड़कें, टिहरी रियासत में राजा सुदर्शन शाह को कहकर के नरेंद्र नगर की सड़कें, तो सड़कों का जाल भी बिछाया, सारी व्यवस्थाओं को ठीक ठाक किया। 1835 ईस्वी तक ट्रेल कुमाऊं कमिश्नर रहा। 1835 में अचानक से ट्रेल को रिटायर कर दिया अंग्रेजों ने। और जब ट्रेल रिटायर हुआ तो ध्यान रखना, जैसे ही 1835 में ट्रेल रिटायर हुआ तो ट्रेल के रिटायरमेंट के बाद 1835 में मोजले स्मिथ नाम के व्यक्ति को कुमाऊं का कार्यवाहक कमिश्नर बनाया गया। 1835 में क्या हुआ? मोजले स्मिथ को कुमाऊं का कार्यवाहक कमिश्नर बनाया गया। कार्यवाहक मतलब फिलहाल के लिए। तो कुमाऊं का पहला कार्यवाहक कमिश्नर कौन है? मोजले स्मिथ है। पहला कमिश्नर कौन है? गार्डनर। पहला कमिश्नर गार्डनर। और पहला कार्यवाहक कमिश्नर, तो पहले कार्यवाहक कमिश्नर का नाम है मोजले स्मिथ। 1835 में मोजले स्मिथ को कुमाऊं का कार्यवाहक कमिश्नर बनाया गया। टेम्पररी मतलब कुछ समय के लिए, कुछ समय तक के लिए मोजले स्मिथ कुमाऊं का कमिश्नर बना और फिर मोजले स्मिथ को रिटायर कर दिया गया और मोजले स्मिथ की जगह पर कुमाऊं का तीसरा जो कमिश्नर बना उसका नाम था गोबान। ट्रेल के बाद कुमाऊं कमिश्नर कौन बना? गोबान। अगर कार्यवाहक पूछेगा तो मोजले लिखना, अगर कार्यवाहक कमिश्नर पूछेगा तो आप मोजले स्मिथ लिखेंगे, अदरवाइज कुमाऊं का कमिश्नर बनता कौन है? गोबान। 1836 से लेकर के 1838 तक कुमाऊं का कमिश्नर गोबान बनता है। गोबान पर यह खूब आरोप लगा कि यह एक अनुभवहीन कमिश्नर था, अनएक्सपीरियंस्ड, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए वो कुमाऊं के प्रशासन को अच्छे से नहीं चला पाया। परंतु अनुभवहीन होने के बावजूद भी कमिश्नर गोबान के द्वारा अपने शासनकाल में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
परीक्षाओं में गोबान से प्रश्न पूछने के चांसेस ठीक ठाक रहते हैं, इसलिए क्योंकि वो एक चर्चित कमिश्नर नहीं है। हर बच्चा तैयारी करने से पहले रैमजे और ट्रेल जरूर पढ़ के जाएगा। आदमी गोबान को कभी नहीं पढ़ेगा क्योंकि वो बहुत फेमस कमिश्नर नहीं था, इसलिए आयोग वाले आपसे गोबान कमिश्नर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसने अपने शासनकाल में क्या क्या काम करवाए? सबसे पहले जब गोबान कमिश्नर बना तो कमिश्नर बनने के बाद 1836 में उसने उत्तराखंड के तराई और भाबर क्षेत्र से दास प्रथा का खत्म कर दिया, दास प्रथा का अंत कर दिया। तो पहला पॉइंट आप इसमें लिखना कि भाई 1836 में 1836 में 1836 ईस्वी के अंदर सबसे पहला निर्णय दास प्रथा जो है उसे समाप्त कर दिया गया। दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अब बोलो, सती प्रथा को खत्म ट्रेल ने किया, बाल विक्रय को गार्डनर ने, और दास प्रथा का अंत तराई भाबर से, पर्वतीय क्षेत्रों से नहीं। पर्वतीय क्षेत्रों में दास प्रथा ना वो नहीं करे उन्होंने, अंग्रेज लोगों ने खत्म नहीं करे। पहाड़ी क्षेत्रों में दास प्रथा का अंत कब हुआ? पर्वतीय क्षेत्रों में कब हुआ बताओ? तो आपके पास प्रश्न आएगा, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो नहीं हुआ गुरुजी, नहीं हुआ गुरुजी। तुम्हारे गांव में दास है, प्रत्येक गांव ने अपने दास अभी भी रखे हुए हैं। आपके गांव में शादी विवाह हुआ ढोल बजाने के लिए, कभी किसी की मृत्यु हो जाए, तेरही हो जाए, शुद्ध हो अशुद्ध हो, तो गांव के रखे दास फैमिली, आप हमारे दास, उसी को तो बोलते हैं दास प्रथा। हाँ, संविधान ने जाति के आधार पर दास प्रथा पर अंकुश लगाने का प्रयास किया है, पर क्या तुम्हारे गांव में भी है वो सिस्टम? अभी संविधान तो कहता है कि अस्पृश्यता, छुआछूत ये नहीं चलेगा, पर है पर्वतीय क्षेत्र में ऐसा? आपके गांव में अस्पृश्यता है ना भाई? अब जो दास फैमिली के व्यक्ति है, शूद्र वर्ग, दलित वर्ग के व्यक्ति है, उनसे गांव वाले करते ना छुआछूत, अनटचेबिलिटी चलती है। क्यों? क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में हुई नहीं दास प्रथा खत्म, वहां पर तो चल रही है दास प्रथा। कहां से खत्म हुई? तराई भाबर। जैसे ये देहरादून है, जैसे रामनगर, नैनीताल, यहां नहीं होती दास प्रथा। जैसे देहरादून वालों का कोई पर्टिकुलर दास डिसाइडेड है नहीं, तो पर्वतीय क्षेत्रों से तो दास प्रथा उत्तराखंड में कभी आएगा ही नहीं कोई पॉइंट कि खत्म हुई है। वो तो आजादी के बाद भी, संविधान के लागू होने के बाद भी प्रत्येक गांव वालों को अपने अपने गांव में दास डिसाइड किए हुए हैं कि भाई ये दास फैमिली है, उनके पिताजी वंशानुगत चला हुआ सिस्टम है। तो पर्वतीय क्षेत्रों से नहीं, परंतु तराई भाबर से 1836 में दास प्रथा को समाप्त किसने करवाया? अब सुनो, जब ट्रेल कमिश्नर था तो ट्रेल की जांच करने के लिए बंगाल से कौन आया था? उसका नाम बताओ। प्रोफेसर गिलिन जो है वो ट्रेल की जांच करने आया था। गोबान के शासन की जांच करने के लिए जो आदमी भेजा गया बंगाल से उसका नाम था मार्टिन्स बर्ड। क्या लिखोगे? गोबान के शासन काल में कुमाऊं की शासन व्यवस्था की जांच करने के लिए मार्टिन्स बर्ड को भेजा गया। मार्टिन्स बर्ड को भेजा गया। मार्टिन्स बर्ड को गोबान की शासन व्यवस्था की जांच करने के लिए भेजा गया कि जाओ बर्ड और ये देख के आओ कि शासन कैसा चल रहा है कुमाऊं में। जब मार्टिन्स बर्ड कुमाऊं में आया तो मार्टिन्स बर्ड ने कुमाऊं में आकर के गोबान के शासन की आलोचना करी। गिलिन ने तो कहा था कि ट्रेल के बराबर कोई कमिश्नर है ही नहीं, लेकिन जब मार्टिन्स बर्ड आया तो मार्टिन्स बर्ड ने ट्रेल के शासन की, किसकी? गोबान, इसकी बहुत आलोचना करी। उसने कहा तो खत्म है, इसके बस का कुछ भी नहीं है। क्या किया मार्टिन्स बर्ड ने? आते ही जब उसने गोबान के शासन की आलोचना करी तो गोबान ने अपनी नौकरी बचाने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण निर्णय लिए। क्या क्या निर्णय उसके द्वारा लिए गए? देखो जी, सबसे पहले 1836 में ही गोबान के द्वारा सबसे पहला निर्णय लिया गया कि जो काशीपुर है, काशीपुर, इसके साथ भी बड़ी दिक्कत थी। काशीपुर, वहां का प्रशासन कैसे चलाया जाए? कभी कभी काशीपुर का प्रशासन कुमाऊं कमिश्नर चलाता था, कभी कभी वहां पर एक लोकल एडमिनिस्ट्रेटर रख दिया जाता था। 1836 में यह निर्णय लिया गया कि काशीपुर को मुरादाबाद में ऐड कर दो। तो काशीपुर मुरादाबाद में ऐड हुआ 1836 में, और काशीपुर को मुरादाबाद में किसने ऐड किया? कमिश्नर गोबान ने। इसी साल 1836 ईस्वी के अंदर जो तराई है, तराई बेसिकली कहते हैं किसको? नैनीताल को। तो 1836 में गोबान ने यह निर्णय लिया कि जो तराई है उसे रोहेलखंड में ऐड कर दो। तो 1836 में ही
तराई को रोहेलखंड में डाल दिया गया और काशीपुर को मुरादाबाद में ऐड कर दिया गया। दास प्रथा का अंत किसने किया? गोबान। काशीपुर को मुरादाबाद में गोबान, काशीपुर के अलावा तराई को रोहेलखंड में, ये भी गोबान। अब क्योंकि बर्ड उसकी बड़ी आलोचना कर चुका था, बर्ड ने उसकी खूब बेइज्जती करी, तो बर्ड की इस बेइज्जती से बचने के लिए अगला काम जो गोबान कमिश्नर के द्वारा किया गया, उसने क्या किया? एक बड़ा डिसीजन लिया। आप बताओ, गोरखाओं के शासनकाल में न्याय किस प्रथा पर होता था? गोरखाओं के शासनकाल में न्याय के लिए दिव्य प्रथा या दीप प्रथा का प्रचलन था। याद आपको? कड़ाई दीप, तीर का दीप, ऐसा दीप, वैसा दीप। तो गोबान कमिश्नर को अगला जिस काम के लिए याद रखा जाता है वो ये कि गोरखाओं की दिव्य प्रथा का अंत, गोरखाओं की दिव्य प्रथा का अंत, गोरखाओं के द्वारा हमारे राज्य में जो दीप प्रथा चलाई जा रही थी, इस दीप प्रथा का अंत भी कमिश्नर गोबान के द्वारा ही किया गया। दिव्य प्रथा का अंत, दिव्य प्रथा यानी कि जो गोरखाओं की न्यायिक प्रथा थी, जिसमें वो कड़ाई में हाथ डलवा देते थे सच और झूठ का पता लगाने के लिए, तो दिव्य प्रथा का अंत या दीप प्रथा का अंत भी किसने करवाया? कमिश्नर गोबान ने। और साल 1837 में उसने एक बड़ा डिसीजन ये लिया कि अल्मोड़ा में एक पुलिस थाना भी स्थापित कर दिया। अलग अलग प्रश्न है, जेल और थाना अलग अलग होता है ना। जेल कब बनी अल्मोड़ा की? 16 में। और 1837 में अल्मोड़ा का पुलिस थाना गोबान नाम के कमिश्नर ने स्थापित करवाया। और अल्मोड़ा का पुलिस थाना पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित होने वाला पहला पुलिस थाना माना जाता है। पहाड़ों का पहला पुलिस थाना। कब पहाड़ों में पहला पुलिस थाना बनाया गया? 1837 में। और ये काम भी कमिश्नर गोबान के द्वारा किया गया। तो गोबान को मैं हाईलाइट इसलिए ज्यादा कर रहा हूं कि ये एक ऐसा कमिश्नर है जिसके साथ ये नाम जुड़ा हुआ है पहले से ही, अनुभवहीन। पर अनुभवहीन होने के बावजूद उसके काम ऐसे हैं जो पेपर में पूछ लिए जाएं। जैसे बहुत रेयर चांस है कि अगर आपको प्रश्न नहीं आता और आप तुक्का गोबान लगाएं। भाई आपके पास पेपर में प्रश्न आया दास प्रथा का अंत किसने किया, तो नहीं इतना दिमाग चलता है ना, आप लगाएंगे तो रैमजे, ट्रेल, लूसिंगटन, बैटन, बड़ा कमिश्नर आप टिक करते हैं, लेकिन वास्तव में दास प्रथा का अंत किसने किया? इसके अलावा काशीपुर को मुरादाबाद में, रोहेलखंड, तराई को रोहेलखंड में, और इतने बड़े बड़े डिसीजन। ये प्रश्न पूछा है हाईकोर्ट की परीक्षा में। अल्मोड़ा का थाना जो कि पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित होने वाला पहला थाना था, उसकी स्थापना कब हुई? तो थाना 1837 में। जेल कब बन गई थी? 1800। फिर 1838 में गोबान को रिटायर कर दिया गया। और जब गोबान रिटायर हुआ तो अगला कमिश्नर लूसिंगटन आया। अब लूसिंगटन, बैटन और रैमजे कैसे काम करते हैं अगले की क्लास में करेंगे। आज आप इतना कर दो। चलो।